Hey guys, what's up? This is Rohan Singh and welcome to the YouTube channel। तो यार आज से हम लोग एक नई प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है यार, आज से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज पहला दिन है, इस वजह से मैं कुछ बेसिक्स फॉर्मुलेज आपको बताऊंगा और पुराने फॉर्मुले जो आप पढ़ के आए हो 11th 12th के अंदर उससे रूबरू कराऊंगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है व्हाट इज ओम्स लॉ एंड इट्स डेरिवेशन। ठीक है, तो ओम्स लॉ जो आप पढ़ते हो उसका डेरिवेशन क्या है, एक्चुअल में होता क्या है ओम्स लॉ और कैसे बना है वो देखते हैं। ठीक है, आपने यार बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि करंट जो होता है वो होता है NEAVD के बराबर। ठीक है, ये कौन सा करंट है? अगर मैं एक कंडक्टर है इसको मैं लगा दूं किसी वोल्टेज के अक्रॉस, यानी कि मैंने इस कंडक्टर को किसी वोल्टेज के अक्रॉस लगा दिया, तो इसकी वजह से होगा क्या कि भाई ये बड़ा वाला पोटेंशियल है, यानी कि इसका हाई पोटेंशियल है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में लगता है, ये आपको पता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑब्वियसली सी बात है क्योंकि ये कंडक्टर है और ये सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, वो फोर्स क्या होता है, F = QE के बराबर, ये आपने पढ़ा है ये। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन पर F = QE इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से होगा क्या कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये पॉजिटिव प्लेट की यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की अक्रॉस जाने शुरू हो जाएंगे विद वेलोसिटी। मान लेते हैं Vd इज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस कंडक्टर, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जितने भी है इसके अंदर उनकी एवरेज वेलोसिटी को मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहा हूं, जिसको डिनोट कर रहा हूं Vd से। ठीक है, तो जो इस मूवमेंट की वजह से, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा। और करंट की डायरेक्शन ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही होगी, यानी कि करंट की डायरेक्शन वही होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब मुझे एक चीज आप बताइए कि आप ये जानते हो V = U+AT, ये तो आपने पढ़ाई होगा बचपन में। ठीक है, और ये अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या लिखूंगा, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी D से बोल दे रहा हूं। ठीक है, और ये क्या है, इनिशियल एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है, एक्सेलरेशन, और ये क्या है, टाइम। टाइम को इस केस में हम टाउ से डिनोट करते हैं और ये होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कॉलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं और वो डिनोट होता है टाउ से। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन होती है, आपने पढ़ी है बचपन में। तो V = U+AT। ठीक है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इनिशियल वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं। इनिशियल वाली कंडीशन का मतलब क्या, जब मैं इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, मतलब ये ओपन है यहां से। ठीक है, जब मैं इसके क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं लगाऊंगा तब जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी होगी वो हमारी UAV से मैं डिनोट कर रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं यार कि वेलोसिटी एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी कुछ डायरेक्शन होती है। ऑब्वियसली जब हम कोई भी कंडक्टर को हम किसी वोल्टेज से मतलब लगाते नहीं है तब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो रैंडमली कहीं ना कहीं मूव कर रहे होते हैं, इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली मूवमेंट होता है इनका, जिसकी वजह से होता क्या है कि सभी वेलोसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाती हैं। अगर वेलोसिटी की सभी डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन क्या है, ये है, तो जीरो हो जाती है वो। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपली इसको VD से डिनोट कर देता हूं मैं, है ना। एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी = एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और ये हम जानते हैं F = किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है। एक्सेलरेशन = F/m। हम ये जानते हैं जब कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगा है, F = QE के बराबर, तो वो इसके अंदर पुट कर दो। F = QE, Q क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से मैं बोलूंगा E/m, ये क्या हमारा एक्सेलरेशन। तो Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आता है यार कि E/m इनटू टाउ। T को हम टाउ से डिनोट कर रहे हैं बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि ये रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है यार, थोड़ी सी स्पेस चाहिए, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं और जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं ना तुरंत की तुरंत आप लिखना शुरू कर दो अपनी कॉपियों पे। ठीक है, देखो, हाँ, I = क्या होता था, NEAVD तो होता था। VD की वैल्यू यहां से इसके अंदर पुट करना जरा, E/m इनटू टाउ। करंट किसके बराबर हो गया, NE²,
ए ई अपॉन एम इंटू टाउ। ठीक है, मैं यहां से इसे मिटा रहा हूं और आप उसको तुरंत की तुरंत लिख लो, है ना। अब आप मुझे बताओ कि एक काम करता हूं, एरिया को मैं इधर लेके आ जाता हूं, एरिया को मैं इधर से इधर ले आया। करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया होता है जे के बराबर, आपने पढ़ा होगा जे क्या होता है, करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया विच इज इक्वल टू हो गया है अब एन ई स्क्वायर इंटू टाउ अपॉन एम इंटू ई। ठीक है, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। ये जो आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, ये पहली बात तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि नंबर डेंसिटी कांस्टेंट है, ई एक कांस्टेंट है, टाउ एक कांस्टेंट की तरह मानते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम को, क्योंकि हम टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहे हैं। असल में टाउ जो होता है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे? देखो यार, जब कभी भी तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे इस कंडक्टर के अक्रॉस, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन के बीच में कॉलिजन तेज होना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के बीच में कॉलिजन तेज स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में टाइम इंटरवल बहुत कम होगा। सही बात है कि नहीं? जिसकी वजह से टाउ की वैल्यू घट जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। यार बचपन में पढ़ के भी आए हो। ठीक है, तो जे की वैल्यू इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इस पूरे कांस्टेंट को हम ट्रीट करते हैं एज अ सिग्मा, सिग्मा इंटू ई। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द कंडक्टिविटी ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल। सिग्मा की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि भाई कितनी आसानी से मेरा कंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रॉन को कितनी आसानी से फ्लो होने दे रहा है, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल। ठीक है, तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये असल में है क्या? ये आपने क्या निकाल दिया? J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इट इज नोन एज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। J एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि J इज इक्वल टू I बाई A होता है, और A इज द एरियल वेक्टर। यहाँ पे A क्या है? एरियल वेक्टर है, क्योंकि हम जानते हैं एरिया का वेक्टर होता है ना। तो एरिया की डायरेक्शन होती है विच इज नॉर्मल टू द सरफेस। J इज इक्वल टू सिग्मा ई के बराबर आ चुका है। वही E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, J भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हमारा वेक्टर एक्सप्रेशन होता है ओम्स लॉ का। कैसे यार? कैसे है वो भी देख लेते हैं। हम जानते हैं J इज इक्वल टू क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया, सिग्मा विच इज नोन द कंडक्टिविटी, और हम ये जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल अपॉन ए। या पहले मैं आपको इस फॉर्मूले से एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये मैं बोल देता हूं एल ये है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली ये होगा। तो इस पर्टिकुलर कंडक्टर का रेजिस्टेंस इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर रो क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी यार बेसिक है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, है ना। तो रो क्या है? रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी देखो रेजिस्टिविटी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कि हर मटेरियल के अलग अलग होगी। जैसे कि अगर मान लेते हैं आपके पास एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल ये है, जिसका लेंथ, दोनों का लेंथ सेम है, और एरिया क्रॉस सेक्शन भी दोनों का अगर सेम है, तो मैं मान लेता हूं कि यार इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस मटेरियल। ये फर्स्ट मटेरियल है, सेकंड मटेरियल। जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी वो करंट को ज्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड कराएगा, यानी कि उसका उस पर्टिकुलर कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। समझ में आई कि नहीं बात? देखो, इसकी अगर रेजिस्टिविटी, इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो एक लेंथ और एक एरिया क्रॉस सेक्शन के लिए इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोवाइड करेगा। ये रेजिस्टेंस क्या होता है? कितना हिंड्रेंस प्रोवाइड करा रहा है ना करंट को फ्लो होने में। ठीक है, हमारा कंडक्टर, तो वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो हम बोलते हैं रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। और कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और कंडक्टिविटी भी आपको ये मालूम पड़ गया कि ये भी एक कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं रो एक कांस्टेंट है। किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रो और सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये दोनों जो कांस्टेंट है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करते हैं, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करते हैं वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों कांस्टेंट है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं और किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। अब देखो, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, मैंने आपको बता दिया, इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, अब यहां से काम करते हैं कि भाई सिग्मा की वैल्यू निकालो। सिग्मा क्या होता है? एल अपॉन आर ए के बराबर आ जाएगी। यहां से इसके अंदर पुट कर दो एल अपॉन आर ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। ये भी हमने बचपन में पढ़ा है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये एरिया से एरिया कैंसिल, लेंथ से लेंथ कैंसिल, आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, और वी इज इक्वल टू होता है आई आर के बराबर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया ओम्स लॉ का। ये हमारा एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ का। ठीक है, ओम्स लॉ बेसिकली ये उसकी डेफिनेशन होती है कि अगर किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज लगाता हूं, मान लेते हैं V, है ना, तो उसके अक्रॉस जो करंट बहेगा वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। और ये जो चीज है
तभी वैलिड होगी जब इसके सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो सब कांस्टेंट रखा जाए, तो ही ये एक्सप्रेशन पॉसिबल है। यानी कि ये एक्सप्रेशन हम तभी लिखेंगे। ऐसा क्यों है भाई, ये वैलिड ऐसा क्यों है? सीधी सी बात ये देखते हैं ना हम लोग। देखो हम ही जानते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρ L अपॉन ए होता है। देखो रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, ठीक है, ये वाला हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, अभी के अभी पढ़ा है ना। और सिग्मा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू, जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ne² × टाउ अपॉन m। यहां से निकाला, दो ये रो इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट के बराबर होता है। जब सिग्मा की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड क्यों कर रही है, क्योंकि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दिस रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा, ठीक है। और वो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां से भी आपको दिखाई दे रहा है कि भाई जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ, और किसी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि अगर टेम्परेचर में बदल दूंगा तो कंडक्टिविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है तो ऑब्वियसली सी बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई तो मैं ये वाला एक्सप्रेशन नहीं लिख सकता, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है ना तो एक कांस्टेंट बनाता है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रखना है अगर, तो मुझे टेम्परेचर को वेरिएबल नहीं कराना होगा। इसका मतलब क्या कि हम ये वाला एक्सप्रेशन तभी लगा सकते हैं जब कभी भी टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसे जो सराउंडिंग के वेरिएबल्स होते हैं ना वो कांस्टेंट रहे, तभी लगा सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसका एक और लिमिटेशन है यार, वो भी बता देता हूं आपको। मिटा देता हूं इसे यार, आप कॉपी पे लिख ही लोगे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR आ गया हमारे पास, है ना। इसका एक और लिमिटेशन है, ऑब्वियसली सी बात है वो तो। असल में होता क्या है कि हमारे पास एक होता है एक्टिव एलिमेंट, एक होता है पैसिव एलिमेंट। मैं पहले इन वर्ड से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं, फिर उसके बाद इसके लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को। समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि मान लेते हैं यही हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो इसके अंदर बैटरी को देखो जरा, बैटरी क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। यानी कि एनर्जी को प्रोवाइड करा रहा है, कह सकते हैं कि इसकी वजह से इसके अंदर करंट बह रहा है। एक सीधी सी बात ये है, यानी कि एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को, ठीक है। तो वो एक्टिव एलिमेंट्स हो गए। पैसिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? पैसिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि जो एनर्जी जनरेट हुई है किसके वजह से, एक्टिव एलिमेंट की वजह से, वो ये ले लेते हैं। यानी कि ये कभी भी एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये एनर्जी को अपने अंदर ले लेते हैं। या तो ये कंज्यूम कर लेंगे उस एनर्जी को, या वो वेस्ट कर देंगे उस एनर्जी को। जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूं, रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, मान लेते हैं ये मैंने एक सर्किट बना दिया सिंपल सा, इसके अंदर जो ये बैटरी है वो एक्टिव एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, ये एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। अब ये एनर्जी, ये जो करंट, इसकी वजह से जो करंट इससे पास होगा, ठीक है, इसकी वजह से जो करंट इससे पास होगा वो मान लेते हैं रेजिस्टेंस की वजह से डिसिपेट हो चुका है, ठीक है। हम जानते हैं जब कोई भी करंट रेजिस्टेंस से जाता है तो कुछ ना कुछ हीट जनरेट होती है। वो हीट क्या होती है? I² RT के बराबर। ये आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है कि जो हीट जनरेट होगी अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, ये इस फॉर्मूले से दिया जाता है, ठीक है। यानी कि करंट का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट जनरेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। यानी कि इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उससे इसके अक्रॉस जो हीट जनरेट हुई है, हीट डिसिपेट बोलते हैं। यानी कि ये इसने कंज्यूम नहीं करी है, क्योंकि वेस्ट कर दी है ना। तो इन द फॉर्म ऑफ हीट इसने वेस्ट कर दी है, तो पैसिव एलिमेंट इसको बोलेंगे, ठीक है, जो या तो कंज्यूम करेगा। अगर देखो कैपेसिटर होता है, यहाँ पर कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर लेता है, यानी कि कह सकते हैं कि भाई एनर्जी को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो वो या तो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं या एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, उनको बोलते हैं पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है। ये एग्जांपल्स है उसके। एक्टिव एलिमेंट मालूम पड़ गया, पैसिव एलिमेंट मालूम पड़ गया। एक और चीज, एक होता है यूनिलेटरल एलिमेंट्स और एक होता है बाइलेटरल एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं ना। देखो यूनिलेटरल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर से करंट का कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, उसे बोलते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट। मतलब समझ में नहीं आया? जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं यार, मेरे पास डायोड का एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, और इसके क्रॉस मैंने लगा दी एक बैटरी, ठीक है। अब बैटरी की वजह से इसके अंदर करंट जनरेट होगा। आप डायोड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे यार 11th-12th के अंदर, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस करंट जनरेट होगा तो करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव P से कनेक्टेड है और नेगेटिव N से कनेक्टेड है ना।
हम जानते हैं कि डायोड अगर पी वाला टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन वाला टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये रेजिस्टेंस जीरो प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से आराम से हमारा करंट बह जाता है इसके अंदर, ठीक है। बट अगर मैं इस बैटरी को, इस पोलैरिटी को चेंज कर दूं, ये कर दी मैंने चेंज, अब क्या कनेक्टेड है, नेगेटिव पी से कनेक्टेड है और पॉजिटिव एन से कनेक्टेड है। जब कहीं भी ऐसी कंडीशन होती है तब हमारा डायोड रेजिस्टेंस इनफिनिट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इसका मतलब करंट इस केस के अंदर नहीं बहेगा इस टर्मिनल के अक्रॉस, यानी कि ये समझ में आ रहा है मुझे कि सिर्फ और सिर्फ करंट एक ही डायरेक्शन में बह पा रहा है डायोड के केस में। तो वो एलिमेंट जिसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट का कंडक्शन कर सकता हो, उन एलिमेंट्स को बोलते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट्स। बाइलेटरल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? बाइलेटरल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी दोनों तरफ से, दोनों डायरेक्शन में करंट बह सकता है। यानी कि अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस ले लो एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, यानी कि मैंने बैटरी इस तरीके से कनेक्ट कर दी तो करंट इस डायरेक्शन में ही बह सकता है। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में करंट बह रहा है इस वजह से कि, और इस डायरेक्शन में भी बह सकता करंट और इस डायरेक्शन में भी करंट बह सकता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में करंट का कंडक्शन हो सकता है। तो उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं बाइलेटरल एलिमेंट्स। तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं लिमिटेशन की। जो हमारा लिमिटेशन था सेकंड वाला, किसका? ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का सेकंड वाला लिमिटेशन ये है कि यार ओम्स लॉ कभी भी यूनिलेटरल एलिमेंट्स के लिए काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम जानते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट का कंडक्शन होने देते हैं। समझ में एक बात? तो ये इसका सेकंड वाला लिमिटेशन है, ठीक है। तो बहुत आसान सी चीज थी यार। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अभी मैंने एक फॉर्मूला यूज किया था जे का। क्या था फॉर्मूला? जे इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया के बराबर। आपको मैंने ये बताया था, ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये इसकी भी वैलिडिटी है। ऑब्वियसली सी बात है कि ये जो फॉर्मूला है ना, सिर्फ और सिर्फ उन कंडक्टर्स के लिए ही पॉसिबल है जो कंडक्टर्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म हो, ठीक है। यूनिफॉर्म का कहने का मतलब क्या? इसका बेसिक फॉर्मूला होता है कि करंट इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए के बराबर। ये इसका बेसिक डेफिनेशन कह दो या बोल दो कि बेसिक जो एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहां पर जे क्या है? वो कांस्टेंट है। अगर जे कांस्टेंट होगा तब हम बोल सकते हैं जे इज इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है। बट अगर जे कांस्टेंट नहीं है, किसी ना किसी चीज पर वो वेरी कर रहा है ना, तब हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, फिर हमें इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। यार इस चीज को समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन की मदद कर रहा हूं, और सॉरी मदद ले रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं यार, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दी है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसके अंदर से करंट होना फ्लो शुरू हो जाएगा। वो करंट फाइंड करवाने को कह रहा है और आपसे बोल रहा है कि जो करंट डेंसिटी है इस पर्टिकुलर कंडक्टर की वो वेरी कर रही है। करंट वो इस तरीके से वेरी कर रही है, J इज इक्वल टू J नॉट 1 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस। ये रेडियस है, ठीक है। और स्मॉल r क्या है? स्मॉल r कोई भी वेरिएबल पॉइंट है, जैसे कि मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि यार ये तो यार वेरी कर रही है, ठीक है। तो आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया कि करंट फाइंड करना है मुझे। करंट क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। और एरिया क्या होता था इसके अंदर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं ये पर्टिकुलर छोटे से एलिमेंट ले लेता हूं तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर ही होगा इसका। तो ए की जगह डाल दो पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर तो ये बताओ डी ए क्या होगा? डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू 2r dr। ऑब्वियसली सी बात है, मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा जे की वैल्यू रखो जे नॉट 1 माइनस r बाय कैपिटल R इंटू डी ए क्या है? 2 पाई r dr। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, जे नॉट बाहर आ गया, 2 पाई r माइनस 2 पाई बाहर ले लो यार, है ना, 2 पाई भी कांस्टेंट है इस वजह से, r माइनस r स्क्वायर बाई कैपिटल R dr, ठीक है। अब ये हमारा करंट आ गया। तो करंट का मुझे एक्सप्रेशन निकालना था असल में, तो 2 पाई इंटू जे नॉट, पेन खराब हो गया यार, पता नहीं क्या सीन है। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो यार, ये जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब बाई 3r। इंटीग्रेशन क्या है? बेसिक प्लस सी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन मालूम हो गया, 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई, देखो
आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी ये बताओ। आर की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल आर तक चेंज हो रही है। ऑब्वियसली सी बात है क्योंकि सिलेंडर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 0 से लेकर कैपिटल आर तक चेंज हो रहा है, 0 से लेकर कैपिटल आर तक, ठीक है। तो हो गया 2 पाई इंटू जे नॉट। अब लिमिट पुट करो जरा, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब बाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाए तो आर स्क्वायर बाई 3 बचेगा, माइनस 0, तो 6 आर स्क्वायर इंटू 2 पाई जे नॉट, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3। तो ये करंट का वैल्यू है, ठीक है। तो करंट भी इस तरीके से वेरी करेगा। तो याद रखना यार, करंट को जे को आई बाई ए नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जब कभी भी कांस्टेंट होगा करंट डेंसिटी तभी लिख पाएंगे। अगर करंट डेंसिटी वेरी कर रही है तब हम इस एक्सप्रेशन को, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को नहीं लिख सकते। हमें फिर यही से बेसिक वाला जो फॉर्मूला है ना हमारा, ये वाला, इससे ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को यार, थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाती है, ठीक है ना। तो गुड बाय गाइस, गुड बाय।